डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी हम समझेंगे। देखिए, डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 में ये बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, किसके देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को संविधान में इसलिए शामिल किया गया ताकि सरकारें जो है इन सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी पॉलिसीज और ऐसे लॉ बना सके जो हर नागरिक के जीवन को बेहतर और सुखद बना सके। इसी मकसद से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान में ऐड किया गया कि सरकारें जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की स्थापना कर सके, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करे, एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करे। ठीक है, तो इस पर्पज से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। अब आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सभी आर्टिकल को दिमाग में रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 41, 43, 44, 45, 48A, 49 और 51। ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे आर्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दिमाग में आपके छप जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से ही पूछ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताए इन पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, आर्टिकल 36 की बात करें सबसे पहले हम, तो इसमें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की डेफिनेशन मतलब परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बात कही गई है क्योंकि ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करते हैं। 38 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य के सिटीजन्स के लिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, वेलफेयर प्रोग्राम्स ये चलाए। इसी के साथ साथ आय की जो असमानता है उसको भी कम करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये 38 में बताया गया है। आर्टिकल 39 में स्टेट की जो सोशल ड्यूटीज़ है उसको परिभाषित किया गया है। राज्य के कुछ सामाजिक कर्तव्य हैं जैसे कि सिटीजन्स को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, सार्वजनिक संपत्ति और सेवाएं सर्विसेज देना, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, सिटीजन्स के स्वास्थ्य की देखभाल करना, नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, महिलाओं एवं बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल प्रदान करना। तो ये सब राज्य की जो सोशल ड्यूटीज़ है उसके बारे में आर्टिकल 39 में बात की गई है। आर्टिकल 40 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना की इसमें बात की गई है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के तहत कार्य पाने का अधिकार जो है वो दिया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान करे। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। इस आर्टिकल का ये उद्देश्य है कि ये सुनिश्चित करना किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या किसी अन्य परिस्थिति में सहायता, मदद प्राप्त हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की। इस आर्टिकल के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज रेट जो है वो प्रदान करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वेज रेट की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 43 में की गई है। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 44। 3 से 4 बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे ही जा रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्य मतलब स्टेट का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वह राज्य में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। देश का सबसे पहला राज्य जो है वो गोवा है जिसने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए एक समान कानून हो, विशेष रूप से विवाह, तलाक या संपत्ति, इन सब मामलों में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमको देखने को मिलती है आर्टिकल 44 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आर्टिकल 45 आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करने की बात की गई है। आर्टिकल 46 की बात करें तो इस आर्टिकल के तहत राज्य का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वह ST/SC का डेवलपमेंट मतलब विकास करेगी। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने की बात की गई है आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 48 की तरफ। कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास जो है वो राज्य का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 48 में। इसी आर्टिकल 48 के एक सब क्लास है आर्टिकल 48A।
इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस आर्टिकल के तहत पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है और इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा जो है ये राज्य का कर्तव्य है, किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 48A से संबंधित है। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में ये बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करेगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा आखिरी आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। इंटरनल एवं एक्सटर्नल पीस को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये हमने फ्रेंड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस किया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 3-4 चीजें दिमाग में रखिएगा। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हमको देखने को मिलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने आपको बताया 41, 43, 44, 45, 48A, 49 और 51, जिसमें से 44 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है वो। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 48A जो कि पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।